हेलो डियर, वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स। तो आज से हम अपनी बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम अपनी जो बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी है उसको हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पर ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो अपना लेक्चर नंबर 1 है और यहाँ से मतलब अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स। तो हम ये जो कोर्स है वहां पर हम कवर करेंगे। पहले तो हम देखते हैं नोड.js, एक्सप्रेस.js और MongoDB और जो हमारे HLD के कंसेप्ट होते हैं, हाई लेवल डिजाइन, LLD मतलब लो लेवल डिजाइन। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर बैकएंड के साथ इंप्लीमेंट करेंगे और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हम बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड बैकएंड डेटाबेस, वेट इंजन हमारा, उसके बाद libUI, क्लाइंट सर्वर, वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, APIs, TCP IP कनेक्शन, 3-वे हैंडशेकिंग, DNS नेम मतलब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, ये सारे जो मैंने लिखे हुए टॉपिक है उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आप रेडी बन जाओगे बैकएंड डेवलपमेंट में। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, उसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो जब हम सीखेंगे, सीखते सीखते हम सब समझ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं बैकएंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले कि ये फ्रंट एंड होता क्या है। अब तक आपको फ्रंट एंड डेवलप करना आया होगा। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा पहले रिएक्ट, मतलब पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद रिएक्ट करना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक ऐसी लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी जैसे कि हमारी रिएक्ट हो गई, Vue.js हो गई, AngularJS हो गई और आप स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली बैकएंड। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जावास्क्रिप्ट को सीख के आइए, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बैकएंड डेवलपमेंट। तो ये जो बैकएंड डेवलपमेंट है यहाँ हम देखेंगे नोड.js, एक्सप्रेस.js एंड MongoDB के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला दिन है हमारा। ओके, पहला लेक्चर। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये फ्रंट एंड होता क्या है। अब देखो, आप अगर वेब ब्राउजर पर जाओगे, जब आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करोगे, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करोगे तब आपको एक पेज दिखता है। ठीक है, तब आपको एक मतलब एक ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा हेडर सेक्शन होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से, फ्रंट एंड, बैक एंड और जो सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए सब कंसेप्ट। ठीक है, एकदम स्क्रैच से कि प्रॉब्लम क्या आई होगी और उसका सोल्यूशन क्या है वो। और ये हमारा होता है फुटर सेक्शन और यहाँ पर होता है हमारा मेनू बार। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब हमारा मेनू बार ओपन होता है, क्लोज करते हैं तो ये क्लोज होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक फॉर्म होता है। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, हमारा लॉगिंग करते हैं। तो ये सब हम जब हम किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसके साथ इंटरेक्ट करें, मतलब वो क्या है, वो हमारा है फ्रंट एंड। वो क्या है हमारा, वो हमारा है फ्रंट एंड। ओके, वो क्या है हमारा, वो है हमारा फ्रंट एंड। तो इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। ओके, मतलब जब हम किसी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करें, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर इंटरेक्शन हो रहा है, तब उसको बोलते हैं हम फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड मतलब क्या कि यूजर को जो चीज समझ में आती है, यूजर को तो बैकएंड समझ में नहीं आता। बैकएंड में मतलब बैकएंड में क्या काम चल रहा है, मतलब अंदर काम क्या चल रहा है। जब आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाते हो तब आप किस पर ध्यान देते हो, सिर्फ खाने पर ध्यान देते हो। वहां पर क्या हुआ, खाना, हम जब खाना खा रहे हो वो क्या हुआ, वो हमारा हो गया फ्रंट एंड। और जब खाना अंदर बन रहा है तो वो क्या हो गया, बैक एंड। बैक एंड से हमारा डेटा आता है फ्रंट एंड पर और फ्रंट एंड में हमें वो दिखा देता है। ओके, सो ये होता है हमारा फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, वो हम बिल्डअप किससे करते हैं, फ्रंट एंड। हम फ्रंट एंड बिल्डअप करते हैं HTML CSS JS और हमारी जो React JS होती है और Angular JS, Vue JS, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है अभी। तो उससे हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट React JS अभी तो आपको ये आई होंगी, मतलब आती ही होंगी। तो इससे हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से यूजर इंटरेक्ट होता है। अगर कोई भी डेटा हमें चाहिए तो हम फ्रंट एंड को देते हैं, फ्रंट एंड को मांगते हैं। तो फ्रंट एंड क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट डालता है, मतलब बैकएंड को डालता है। तो बैकएंड क्या करता है, डेटाबेस से वो निकाल के किसके पास आता है, बैकएंड के पास आता है। और बैकएंड हमको वो मतलब फ्रंट एंड को देता है और फ्रंट एंड पर हमको वो डेटा दिख देता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ओके, अब यहाँ पर आता है हमारी बैकएंड। बैकएंड मतलब क्या कि वो फ्रंट एंड से ही जुड़ा होता है। लेकिन मतलब क्या कि फ्रंट एंड किसकी हेल्प से हमको डेटा दिखा देता है, मतलब यहाँ पर जो हमारा डेटा है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट
सिस्टम। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और यहाँ पर हमारा हमको क्या किया है, डेटा दर्शाया हुआ है मल्टीपल स्टूडेंट का कि इतने स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में है। ओके, इतने स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में है। ये क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो जा भाई। तो इतने जो हमारे यहाँ पर क्या हो रहे, सेलेक्ट हो रहे। ओके, मतलब क्या कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट एंड है। वो डेटा ला कहां से रहा है, बैकएंड से ला रहा है, लेकिन बैकएंड के पास तो कुछ नहीं है, बैकएंड भी तो दूसरे से ही मांग रहा है। तो यहाँ पर हमारी कंसेप्ट आती है डेटाबेस की। ये जो सारा डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, ये सारा डेटा यहाँ पर बैकएंड में होता है, सॉरी डेटाबेस में होता है। तो यहाँ पर हम इसको डेटाबेस भी बोल देते हैं, मतलब डेटाबेस ही बोलते हैं। जो हमारा एक कलेक्शन का स्टोर होता है, वहां पर हम यहाँ पर डेटाबेस को मतलब किसी भी डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा फ्रंट एंड है। तो यहाँ पर हम इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड, ये हमारा स्टूडेंट फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड, तो इसको हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रंट एंड बोलेंगे और इसको हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का बैक एंड बोलेंगे। ओके, तो इसको हम सिस्टम सॉरी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का बैकएंड कहेंगे, बैकएंड। ओके, सो इसको हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का बैकएंड देखेंगे और मतलब कहेंगे। और ये जो हमारा है वो क्या है, डेटाबेस है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट एंड है, क्या हो रहा है, अरे रे शांत हो जा भाई। ओके, तो ये जो हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, फ्रंट एंड है, वो किसको रिक्वेस्ट मारेगा, हमारे बैकएंड को रिक्वेस्ट मारेगा, इस बैकएंड को। और ये बैकएंड भी एट द एंड किसको मांगेगा, इस स्टोर को मांगेगा। मतलब बात साफ है कि जब भी आप किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते हो तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, आपको फ्रंट एंड को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको बैकएंड को क्रिएट करना पड़ेगा और आपको डेटाबेस को भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है। जब भी आप किसी भी इमेज को लोड करते हो अपने सिस्टम से, वो रैम में आती है, क्योंकि रैम होती है हमारी फास्ट। सेकेंडरी स्टोरेज हमारी कंपेरेटिवली रैम फास्ट नहीं होती, इसलिए हम रैम को यूज करते हैं। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हम क्या करते हैं, किसी भी टाइम लिमिट तक उसको यूज करने के लिए यूज करते हैं। मतलब टाइम लिमिट मतलब क्या, कि हमको कोई भी मतलब ऐसी इमेज चाहिए, उसको हमको देखना है, तो वो क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी से हमारी रैम में आएगी और रैम से हम देख सकते हैं। और अगर हमें किसी को वो इमेज भेजनी है तो हम फटाक से भेज सकते हैं, क्योंकि रैम क्या होती है हमारी, रैम होती है हमारी फास्ट। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि बैकएंड होता क्या है। बैकएंड मतलब हम रिक्वेस्ट डालते हैं बैकएंड को, और बैकएंड किसको बोलता है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। हम डायरेक्टली फ्रंट एंड के साथ, फ्रंट एंड को बैकएंड डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करने देते। अगर आप देखो क्यों नहीं कम्युनिकेट करने देते, वो भी हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है और बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का आपका ये बैकएंड है। ओके, और ये आपका है डेटाबेस बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हो, तो आपकी विड्रॉल की जो मैक्सिमम लिमिट है, सॉरी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है, वो कितनी है, आपकी विड्रॉल की मैक्सिमम लिमिट है आपकी 500, सॉरी 500। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जो विड्रॉल लिमिट है आपने यहाँ पर फ्रंट एंड में सेव करके रखी। सपोज आपका ये बैकएंड नहीं है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, ये अपना क्या है, डीबी है, आप ऐसा समझ सकते हो, डीबी है, और ये आपका है फ्रंट एंड। ठीक है, बात समझ में आई है, फ्रंट एंड। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप रेडी हो जाओगे बैकएंड डेवलपमेंट में। ठीक है, हम डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते थे क्रिएट सर्वर, ठीक है, नोड.js में। सिर्फ वो हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले कोर कंसेप्ट समझेंगे, एकदम जीरो से वहां तक जाएंगे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है वो क्यों आई होगी, आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि हम डायरेक्टली भी फ्रंट एंड से भी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हमने क्यों नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट एंड, ओके, और ये हमारा डीबी। हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर फ्रंट एंड से डीबी को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रंट एंड का कोड तो सबको दिखता ही होगा। फ्रंट एंड में हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर अगर राइट क्लिक करोगे, वहां पर अगर इंस्पेक्ट कर क्लिक करोगे, तो आपको सारा का सारा कोड यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा और आप उस कोड में चेंजेस करके फ्रंट एंड में भी चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि आपने फ्रंट एंड पर ऐसा कोड लिखा कि आपकी जो मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट है वो है 500,
आप यहाँ पर आपका जो फ्रंट एंड है वो है बैंकिंग का, और ये क्या है, हमारा डेटाबेस है। ओके, डेटाबेस मतलब जहाँ पर सारा डेटा स्टोर है हमारे बैंकिंग सिस्टम का। तो हमने फ्रंट एंड में रिक्वेस्ट मारी, यहाँ पर मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट कितनी है, 50 है, सॉरी 500 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट मारी, तो यहाँ पर हमारे डीबी में अगर मेरे पास 100 रुपए, ओके 100 रुपए, और मेरी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 500 रुपए, और मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 100 रुपए। तो यहाँ पर मैं अगर रिक्वेस्ट मारूंगा तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट तो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये कितने है मेरे 500 रुपए, और मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट कितनी है हमारी 500 रुपए। मतलब क्या कि आप यहाँ पर 500 रुपए निकालना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर अपने डेटाबेस में कितने रुपए, 100 रुपए, तो ये तो आप नहीं निकाल सकते, ये तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट तो अपनी कितनी है 500 है, लेकिन आप निकालने की कोशिश कर रहे हो 500 है, ठीक है। तो वो तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके जो डेटाबेस है वहां पर कितने रुपए आपके 100 रुपए ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फ्रंट एंड का कोड तो सबको विजिबल होता है, तो उसमें चेंज करके मैं यहाँ पर शो करूंगा। अब यहाँ पर तो मेरा मतलब सब सिस्टम खराब ही हो जाएगा। सब सिस्टम खराब हो जाएगा मतलब क्या कि यहाँ पर फ्रंट एंड में भी कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ही हमारा इंट्रोड्यूस होता है बैकएंड का, और यहाँ पर हम बैकएंड को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या कि बैकएंड हमारा मिडलवेयर की तरह काम करेगा। मिडलवेयर की तरह काम करेगा मतलब क्या कि बैकएंड सोचेगा कि इसको करने देना है कि नहीं, क्योंकि बैकएंड का कोड तो किसी को विजिबल नहीं होता। तभी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे बैकएंड को। ओके, सो बैकएंड वो डिसाइड करेगा कि ये है क्या, मतलब इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये सारे जो लॉजिक्स है, हमारे बिजनेस लॉजिक्स है, उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंस लॉजिक्स है, वो सारे कहाँ पर डिफाइन होते हैं, सारे एल्गोरिथम, वो सारे एल्गोरिथम हमारे यहाँ पर बैकएंड पर डेवलप होते हैं, मतलब बैकएंड पर लिखे जाते हैं। ओके, सो फ्रंट एंड मारता है रिक्वेस्ट बैकएंड को, और उसके बाद बैकएंड मारता है रिक्वेस्ट डेटाबेस को, और डेटाबेस वो डेटा देकर बैकएंड को देता है, और बैकएंड फ्रंट एंड को देता है। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में आपके डेटाबेस में है 500 रुपए, फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस में है, मतलब आपके खाते पर ये 500 रुपए, और आप फ्रंट एंड में रिक्वेस्ट मार रहे हो, और यहाँ पर बैकग्राउंड में आपकी जो मैक्सिमम मैक्स जो आपकी लिमिट है, मैक्स जो आपकी लिमिट है वो कितनी है, वो अपनी सिर्फ 100 रुपए फॉर एग्जांपल, और आप यहाँ पर निकालना चाहते हो 500 रुपए एक ही टाइम पर। ओके, आप निकालना चाहते हो पूरे के पूरे 500 रुपए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड पर 100 है, ठीक है। मतलब आपको मैक्सिमम आप 100 रुपए निकाल सकते हो, तो आप निकालने कितने जा रहे हो 500 रुपए। तो ये आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करती जाएंगे। यही आपकी फ्रंट एंड पर अगर होगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आप डायरेक्टली डेटाबेस से 500 रुपए निकाल सकते हैं। मतलब ये कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। फ्रंट एंड का कोड तो कोई भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर मैक्स लिमिट मैंने 500 कर दी, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो डेटाबेस क्रैश हो जाएगा। मतलब कोई भी कैसा भी अपने हिसाब से अपना काम करेगा। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं वो हमारे बैकएंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बैकएंड, फ्रंट एंड और डेटाबेस, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। यहाँ पे डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मतलब जहां पर हम हमारा डेटा, हाई अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसका बाद व्हाट्सएप है, वो सारे मैसेजेस है, वो सारे मैसेजेस कहाँ पर स्टोर होंगे, एक डेटाबेस में से होंगे, ठीक है। डेटाबेस में मतलब कुछ नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, वहां पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपने मोंगोडीबी देखा होगा, एसक्यूएल देखा होगा, मायएसक्यूएल देखा होगा। ये सारे डेटाबेस ही है जहां पर हम हमारे वेबसाइट का डेटा स्टोर करते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो समझते हैं V8 इंजन होता क्या है। अब देखो V8 इंजन होता क्या है। अब देखो हमारी जो ब्राउजर है, फॉर एग्जांपल ये हमारी वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर हमारी जावास्क्रिप्ट को समझ नहीं पाती, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। इस जावास्क्रिप्ट का कोड ये वेब ब्राउजर समझ नहीं पाता। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है, और ये वेब ब्राउजर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड समझ नहीं पाता। तो वो समझेगा कैसे, तो वहां पर इंट्रोड्यूस होता है हमारा V8 इंजन। V8 इंजन कोई ऐसी खतरनाक कंसेप्ट नहीं है, वो सिर्फ एक C++ का कोड है, ठीक है। वो क्या है हमारा, वो हमारा C++ का कोड है जो कि डेवलपर ने लिखा है
ओ क्या हो रहा है? नो नो नो, हमें कोई इंपोर्ट नहीं करना है। ओके ओके, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है जावास्क्रिप्ट का कोड वो जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा ब्राउजर समझ नहीं पाता, तो V8 इंजन क्या करता है? V8 इंजन हमारा जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। मतलब ये हमारा सी प्लस प्लस के कोड में लिखा गया है। क्या लिख दिया मैंने? है ओके। सो ये जो V8 इंजन है, V8 इंजन कुछ नहीं है, एक सी प्लस प्लस का कोड है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा ब्राउजर समझ नहीं पाता, इसीलिए वहां पर इनबिल्ट क्या होता है? हमारा V8 इंजन होता है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। अब वो कैसे एग्जीक्यूट करता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डीएसए में देखा होगा, डीएसए मतलब जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है ना वो। ओके, सो डीएसए में देखा होगा आपने, जब प्रॉब्लम सॉल्व की होगी लीड कोड पर, ग्रीक फॉर ग्रीक्स पर, मतलब कौन से भी प्लेटफॉर्म पर, तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है स्ट्रिंग पर ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि इस स्ट्रिंग को ये बनाओ, इस स्ट्रिंग को ये बनाओ, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सॉल्व करते हैं। ओके, मतलब ये डीएसए की प्रॉब्लम हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। वैसे ही हमारी एक प्रॉब्लम थी कि जावास्क्रिप्ट का कोड तो ब्राउजर समझ नहीं पाता, तो इसको हम कैसे चलाए? मतलब सॉरी, इसको ब्राउजर समझेगा कैसे? ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को बात नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कौन करता है? जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी? हमारी सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, डायरेक्टली हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती है। जावास्क्रिप्ट ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं करती। इसीलिए हमने V8 इंजन को बनाया जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। V8 इंजन ऐसे कोई हार्ड कंसेप्ट नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सी प्लस प्लस का कोड है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को समझता है, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। ये होता है हमारा V8 इंजन। ओके, तो यहाँ पर दूसरी कंसेप्ट है हमारी libUV। अब देखो इस libUV को और V8 इंजन को डायरेक्टली हम डिटेल में समझते हैं। अब ये libUV क्या है थोड़ी देर बाद समझते हैं। यहाँ पर हम बात करें V8 इंजन की। अब देखो V8 इंजन एक C++ में डेवलप हुआ गया, मतलब C++ में ही है। ओके, अब देखो ये जो C++ का कोड है वो एज ए इनपुट हमारे जावास्क्रिप्ट को कोड को लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, C++। ओके, ये मेरा C++ है और C++ फॉर एग्जांपल ये मेरा C++ कोड है। ओके, C++ कोड है, तो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का कोड क्या करेगा? यहाँ पर एज ए इनपुट C++ के कोड में जाएगा और C++ यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। आपके कंपाइलर क्या होते हैं? कंपाइलर भी एक कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं? कोड ही होते हैं ना, एट द एंड पीछे कोड लिखा होता है, उस कोड के हेल्प से फ्रंट एंड पर जो हमने कोड लिखा वो एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलर और उसका आपका इंटरप्रेटर कुछ नहीं होते, वो सिंपल एक कोड है, सिंगल। जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को लिखते, फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है? एक स्ट्रिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये जो मेरे कैरेक्टर है, ठीक है, मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि इस स्ट्रिंग में जो मेरे इवन नंबर है और जो मेरे ऑड नंबर है वो मुझे क्या करने, अलग निकालने, और जो मेरे कैरेक्टर है उनको मुझे सेपरेट करना है। तो इसके लिए क्या मैं C++ का कोड लिख सकता हूँ, सी का कोड लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं क्या जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसा C++ का कोड लिख सकता हूँ कि जो इस जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सके? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पर कोई आपको एक डाउट आया होगा कि जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हम जावास्क्रिप्ट से ही कोई कुछ ऐसा कंपाइलर बना सकते हैं क्या? तो ये पॉसिबल है क्या? क्या आप सोच सकते हो ये पॉसिबल है, लेकिन इसको हाई लेवल लॉजिक्स लगेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज को बिल्डअप करोगे तो उसके लिए प्लानिंग लगती है। ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंसेप्ट पढ़ी होगी। जब आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो आपको पहले कम्युनिकेशन करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, तब बाकी कोड करना तो एक पार्ट है अपना ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। कोड करना तो एक पार्ट है। कोड करने की वजह मतलब विदाउट कोडिंग जो हमारी जॉब्स है इंडस्ट्री में वो क्या है? कम्युनिकेशन है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है,
ओके। कोड करना मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है। कोड करना मतलब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब प्लानिंग के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, मॉडलिंग के साथ, सब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के साथ, सब का कॉम्बिनेशन मतलब है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो C++ का कोड है वो एज ए इनपुट जावास्क्रिप्ट के कोड को लेता है और यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है, और वही C++ का कोड है हमारा V8 इंजन। क्योंकि भाई हमारा जो ब्राउजर है वो हमारे ब्राउजर जावास्क्रिप्ट का कोड समझ नहीं पाता। ब्राउजर हमारा होता है मल्टी थ्रेडेड, और जो हमारे जावास्क्रिप्ट होता है वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट होता है हमारा सिंगल थ्रेडेड, जो कि होता है हमारा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब एक बार में सिर्फ एक ही काम हो गया। मल्टी मतलब असिंक्रोनस मतलब क्या कि आपको मल्टीपल काम दिए गए, मल्टीपल काम तो पैरेलली सब चलेंगे। ओके, पैरेलली सब चलेंगे, कोई काम दूसरे के लिए नहीं रुकेगा, सब पैरेलली चलेंगे, इसको कहते हैं असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब कि पहला काम है, दूसरा काम है, तीसरा काम है, पहले काम में लगेगा 2 सेकंड, दूसरे काम में लगेगा 3 सेकंड, चौथे काम में लगेगा 4 सेकंड। तो यहाँ पर सिंक्रोनस में क्या होता है, जो पहला काम है हमारा उसमें पहला काम होने के बाद ही दूसरा काम चलेगा, दूसरे काम होने के बाद ही तीसरा काम चलेगा। और जो हमारा असिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस मतलब क्या कि पहला भी काम चलेगा, दूसरा भी काम चलेगा, तीसरा भी काम चलेगा। मतलब यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होगी, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये V8 इंजन हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है। ओके, जो हमारे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर थे, जब हम पहले सर्वर को बिल्डअप करते थे, पहले मैं नहीं लेकिन कुछ लोग मतलब जो पुराने लोग हैं वो बिल्डअप करते थे, वो अब भी करते हैं। C++, जावा और पाइथन से सर्वर बिल्डअप करते थे। जावास्क्रिप्ट थी वो सिर्फ क्लाइंट साइड पर वर्क करती थी, और जो हमारी C++, जावा, पाइथन, वो उससे हम क्या करते थे, बैकएंड लिखते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट के डेवलपर में एक बात आई कि V8 इंजन तो यहाँ पर प्रेजेंट है ब्राउजर में, वो क्या कर दे रहा है, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर दे रहा है। तो यहाँ पर एक V8 इंजन को निकालकर अगर हम सर्वर साइड पर रखें, और सर्वर साइड पर जब हम जावास्क्रिप्ट में अगर सर्वर बनाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये हमारी सर्वर साइड है, यहाँ पर ये जो V8 इंजन है हमारा V8 इंजन, तो इसी V8 इंजन को यहाँ पर उन्होंने लाया। और यहाँ पर बट यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर एक दिक्कत है। और दिक्कत क्या है, जो हमारा Node.js होता है, जो हमारा Node.js होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा Node.js है, और ये जो Node.js है वो क्या करता है, हमारे सारे टास्क को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो मेरे असिंक टास्क होते हैं, असिंक टास्क मतलब क्या कि जो मैं जो फेच ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, फेच ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, और जो मेरा सेट टाइम आउट होता है, इंटरवल होता है, ये जो सारी जो वेब एपीआईज है, इसको आप एपीआईज भी बोल सकते हो। एपीआईज मतलब कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन करने के लिए काम आते हैं। फेच ऑपरेशन है, सेट टाइम आउट ऑपरेशन है, सेट इंटरवल ऑपरेशन है। Node.js के पास इसका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्रोवाइड करता है इस असिंक्रोनस ऑपरेशन में। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर तो लिखना रह गया, यहाँ पर मुझे यहाँ पर डीबी कनेक्शन बनाना है। क्या करना है, डीबी कनेक्शन बनाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेटवर्क कॉल करना है। नेटवर्क कॉल मतलब विच एपीआईज फेच ऑपरेशन करना है, मतलब नेटवर्क कॉल ही करना है। ओके, तो ये सारे जो असिंक ऑपरेशन है जिसके लिए टाइम लग सकता है, वो भी Node.js फॉलो करता है। लेकिन मतलब Node.js के पास ये सारी शक्तियां नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा एक बंदा है जो ये शक्ति Node.js के दे रहा है। Node.js के पास ऐसा कोई बिल्डअप एप्लीकेशन नहीं है, बिल्डअप ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो कि इस सारी शक्तियों को Node.js को दे सके। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है हमारा libUI का, libUI। अब ये libUI क्या है, थोड़ी बार समझते हैं, मतलब अभी समझते हैं। libUI मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि libUI आप ऐसा समझ सकते हो, जो हमारी असिंक्रोनस टास्क होते हैं जैसे कि फेच ऑपरेशन, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, डीबी कनेक्शन, ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन, इसके लिए टाइम लग सकता है ना। फेच ऑपरेशन मतलब एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हो, इस सिस्टम से क्या कर रहे हो, इन्होंने कहा कि मुझे डेटा चाहिए, इन्होंने कहा 2 मिनट रुको,
आपको मैं डेटा देता हूँ तो यहाँ पर इसको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, इसलिए इसको लगता है टाइम। और इसी टाइम को मतलब ये जो कौन सा ऑपरेशन है, ये असिंक्रोनस ऑपरेशन है, इनके लिए टाइम लग सकता है। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा libUV। libUV कुछ नहीं है, एक क्या है, C++ का, सॉरी C का कोड है, C कोड है। ओके, जो हमारा V8 इंजन है और जो हमारा C का कोड है। अब आपने यहाँ पर सोचा होगा कि C में कोड हम क्यों करें, C++ में हम कोड क्यों करें। तो C ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती है। जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उनको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी वास्ता नहीं होता। वास्ता मतलब क्या, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलने के लिए हम यहाँ पर C++ में भी क्या करते हैं, इंजन को डेवलप करते हैं। इंजन मतलब कोई ऐसी इंजन जैसी कोई कंसेप्ट नहीं है। इंजन मतलब ऐसी चीज की जो हमें कोई काम परफॉर्म करके दे रही है। ओके, तो ये जो C कोड, libUV हमारा C कोड है, और libUV हमारा असिंक ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। असिंक ऑपरेशन मतलब ये फेच ऑपरेशन, ये सब। अब देखो नोड.जेएस के साथ क्या दिक्कत थी, नोड.जेएस के साथ एक ही दिक्कत थी कि जो भी हमारे असिंक्रोनस ऑपरेशन है वो नोड.जेएस के मतलब नोड.जेएस के साथ सारी शक्तियां थी, लेकिन ये असिंक ऑपरेशन परफॉर्म करने की शक्तियां नहीं थी। इसीलिए हमारा libUV क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आप किसी भी विकिपीडिया पर जाओ, libUV के बारे में पढ़ो, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि libUV यहाँ पर असिंक्रोनस टास्क हैंडल करने के लिए होता है। असिंक्रोनस टास्क मतलब यही फेच ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेट टाइम आउट क्या है, सेट इंटरवल क्या है, डेटाबेस कनेक्शन क्या है, नेटवर्क कॉलिंग, ये सारे कौन हैंडल करके देता है, हमें libUV हैंडल करके देता है। अब यहाँ पर बात ऐसी चलती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का, यहाँ पर वो कोड क्या करता है, पहले तो यहाँ पर लिखते हैं, वो कोड सिंपल सा console.log करता है फॉर एग्जांपल हेलो को, और यहाँ पर मेरा एक सेट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फेच ऑपरेशन को लगाया, फेच ऑपरेशन को, और मैंने यहाँ पर एक URL डाला। ओके, तो यहाँ पर मैंने किया। ओके, सो ये जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, और फिर से मैंने क्या किया, एक कंसोल स्टेटमेंट को प्रिंट किया। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर से मैंने हाई को प्रिंट किया। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से, इसका आउटपुट आएगा फॉर एग्जांपल ये फंक्शन में रैपअप है, उस फंक्शन में मैंने कॉल किया, ऐसा तो मैं इसको लिख नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हो। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, आपको क्या लगता है, पहले क्या कंसोल हेलो होगा, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स मैंने आया, उसके बाद क्या कंसोल लॉग ही प्रिंट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले हमारा हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा होगा लॉग console.log हाई प्रिंट होगा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट चली होगी। तो ये स्टेटमेंट क्यों चली होगी, क्योंकि हमारे जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, और जो हमारे फेच ऑपरेशन है, जो हम फेच ऑपरेशन करते हैं, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, डीबी कनेक्शन क्रिएट करते हैं, नेटवर्क कॉलिंग मतलब फेच ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। जावास्क्रिप्ट यूज करती है वेब एपीआईज को, ये एक प्रकार की एपीआईज ही है, वो हैंडल करता है हमारा libUV। मतलब क्या कि ये जो कोड है, मतलब ये जो console.log ये जो कोड है वो तो जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है। यहाँ पर मैंने क्या किया, वो तो जावास्क्रिप्ट, भाई सेलेक्ट हो जाना तो। ओके, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ये V8 इंजन को दिया जावास्क्रिप्ट ने, क्या V8 इंजन इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है, तो इसको libUV को देने की जरूरत नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑपरेशन, क्या ये क्या ये V8 इंजन एग्जीक्यूट कर सकता है, नहीं। V8 इंजन सिर्फ सिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है, और जो असिंक्रोनस टास्क है उसको libUV के पास दिया जाता है, और फिर अगली स्टेटमेंट चलेगी। इसीलिए जो हमारे असिंक्रोनस टास्क होते हैं वो हमारा libUV एग्जीक्यूट होता है, libUV करता है। libUV कुछ नहीं है, एक C++ का कोड है जो कि असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है। जब इंटरव्यूअर आपको पूछेगा ना, तो आप यही बता दो कि libUV ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। libUV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक इंजन है जो कि हमारे असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करता है। वेट इंजन इसको नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मुझे फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फाइल ऑपरेशन ये वेट इंजन क्या करेगा, पहले तो जावास्क्रिप्ट से वेट इंजन में आएगा फेच ऑपरेशन, फिर वो libUV, और उसके बाद हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम मुझे करके देगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट माननी है, नेटवर्किंग कॉल करनी है, नेटवर्किंग कॉल एट द एंड कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, वही हमारा हैंडल करता है, टाइम भी वही हैंडल करता है, ऐसे टाइम आउट, उसके बाद नेटवर्क कॉलिंग, डेटाबेस कनेक्शन, वो सब कौन बनाता है? हमारा ये बनाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ये हमारा ओएस है, फॉर एग्जांपल ये विंडोज ओएस है, तो ये सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? ओएस। वो ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको रिजल्ट देता है और V8 इंजन को देता है, और V8 इंजन फाइनली हमको देता है। तो यही है हमारा libUV और V8 इंजन। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये फेच ऑपरेशन है हमारा, सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, डीबी कनेक्शन है, नेटवर्क कॉलिंग है, ये सारे जो मैंने यहाँ पर टर्म लिखी, ये सब कौन हैंडल करता है? मतलब इसकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ पर लिखी है? इसकी इंप्लीमेंटेशन libUV में लिखी है। ठीक है, आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ये जो सेट टाइम आउट हम लिखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम कहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटेशन हम देते हैं libUV में। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, मेरे भी मन में आया होगा, मतलब आया था, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या ये libUV क्लाइंट साइड पर अवेलेबल है? तो नहीं, ये libUV सिर्फ सर्वर साइड पर अवेलेबल है। क्लाइंट साइड पर ऐसा कौन है? क्लाइंट साइड पर तो हम तो देखते थे, हम फेच ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फ्रंट एंड पर ही, सेट टाइम आउट कर सकते हैं, डीबी कनेक्शन बना सकते हैं फ्रंट एंड पर। तो ये सब कौन हैंडल कर रहा है कि जब आप ब्राउजर को इंस्टॉल करते हैं तब आपको वो पूछता है कि आपकी सिस्टम कौन सी है। तब आप जब किसी भी एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में लाते हो तो वहां पर कुछ सी का कोड आ जाता है, मतलब डाउनलोड हो जाता है और वहां पर एग्जीक्यूट होकर libUV की तरह काम करता है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि libUV क्या फ्रंट एंड पर काम करती है, क्या क्लाइंट साइड पर काम करती है? तो नहीं, libUV सिर्फ किस पर काम करती है? बैकएंड पर काम करती है, मतलब सर्वर साइड पर काम करती है। libUV लाने का क्या मकसद है? libUV लाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि Node.js अपने सिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन असिंक्रोनस टास्क नहीं परफॉर्म करता, क्योंकि V8 इंजन C++ का कोड जो लिखा है हमने वो सिर्फ हमारे सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड ही एग्जीक्यूट कर सकता है। libUV क्या करता है? हमारे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को भी एग्जीक्यूट करके देता है। मतलब V8 इंजन के पास वो असिंक्रोनस कोड जाएगा और वो असिंक्रोनस कोड V8 इंजन क्या करेगा? libUV में जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे सेट टाइम आउट करना है, मतलब 2 सेकंड बाद मुझे कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर ये libUV क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि libUV किसमें लिखा है? C में, और जो हमारा V8 इंजन है वो हमारा C++ में लिखा हुआ है। तो ये बात हमें समझ में आई। V8 इंजन क्या होता है? जो कि जावास्क्रिप्ट को कोड एग्जीक्यूट करता है, और जो libUV होता है वो हमारा जो हमारी असिंक ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने का काम करता है। आई होप कि ये आपको पता लगा होगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारा क्लाइंट और सर्वर, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, नेटवर्किंग की कंसेप्ट आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या हो गया? ओके, इसको कॉपी कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करते हैं हम और यहाँ पर लेके आते हैं। कहाँ गया ये क्या हो गया मेरे साथ? कॉपी करने चला था, ओके, इसको नीचे लेके जाते हैं। ओके, सो हमारा क्लाइंट होता क्या है और सर्वर होता क्या है? क्लाइंट मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि क्लाइंट होता क्या है? ओके, क्लाइंट मतलब क्या? बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मेरा क्लाइंट ये कह रहा है, मेरा वो क्लाइंट वो कह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं और आप है स्टूडेंट। आप कौन हो? आप हो स्टूडेंट, और मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं। ओके, सो ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट को क्या रिक्वायरमेंट है? स्टूडेंट क्या चाहता है कि टीचर हमको पढ़ाए, और टीचर क्या करता है? वो सारे कंटेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्टूडेंट हुआ हमारा क्लाइंट, स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ? हमारा स्टूडेंट हुआ हमारा यहाँ पर क्लाइंट, और जो हमारा टीचर है, टीचर क्या हुआ यहाँ पर? हमारा टीचर हुआ हमारा यहाँ पर सर्वर। ओके, टीचर हुआ हमारा सर्वर। मतलब जो चीज जिस इंसान को चाहिए, अगर किसको कुछ चाहिए तो वो हुआ क्लाइंट, और जो प्रोवाइड करता है, जो सर्व करता है, वो क्या हुआ? हमारा सर्वर। आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाओ, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, ओके, और यहाँ पर आप इस रेस्टोरेंट पर गए, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, और यहाँ पर आप किसी भी रेस्टोरेंट पर क्या कर रहे हो? जा रहे हो। तो यहाँ पर आप जाओगे, ओके,
और किसी भी रेस्टोरेंट पर आप क्या करोगे, खाना मांगोगे, तो आप क्या होगे, उस रेस्टोरेंट के क्लाइंट, और वो रेस्टोरेंट क्या हो गया आपके लिए, सर्वर, जो कि आपको खाना क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर होती होंगी कि क्लाइंट सर्वर, यहाँ पर ही हमारे नेटवर्किंग में वही होता है, जो हमारा होता है वो होता है क्लाइंट, और जो होता है सर्वर। सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर मतलब एक ऐसा सिस्टम कि जो हमको डेटा को प्रोवाइड करता है। डेटा प्रोवाइड करता है मतलब कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लाइंट है, ओके, और ये हमारा सर्वर है। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है। ओके, तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से कुछ मांगेगा। सर्वर के पास क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ डेटा, हाई अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है हमारे सर्वर के पास। सर्वर के पास भी एक डेटाबेस होता है और वो डेटाबेस से डेटा निकालकर हमें देता है। फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ओके, सो ये हमारा डीबी है और ये क्लाइंट है। क्लाइंट को क्या होता है, क्लाइंट को कुछ चीजें चाहिए होती है, तो वो क्या करता है, हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट डालता है। ओके, और उसके बाद ये सर्वर डेटाबेस से निकालकर वो डेटा क्लाइंट को सर्व कर देता है। फॉर एग्जांपल इसने क्या की, मुझे, फॉर एग्जांपल इसने रिक्वेस्ट मारी, मुझे डेटा चाहिए स्टूडेंट का, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को इस सर्वर के पास भेजेगा। सर्वर देखेगा, सर्वर इस रिक्वेस्ट को देखेगा कि इस रिक्वेस्ट में है क्या, तो वो देखेगा कि इस रिक्वेस्ट में देखा गया है कि मुझे डेटा चाहिए स्टूडेंट का। तो यहाँ पर सर्वर क्या करेगा, यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा निकालेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक जेसन फॉर्मेट में डेटा में भेज रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टूडेंट का डेटा है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टूडेंट का डेटा है और ये क्या करेगा, इस डेटाबेस से निकालकर सर्वर के पास आएगा। सर्वर ये डेटा क्लाइंट को दे देगा और यहाँ इसी को हम कहते हैं क्लाइंट, क्या लिखा था मैंने, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। मतलब अगर क्लाइंट को डेटा चाहिए तो वो सर्वर को मांगेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट डालेगा, डेटाबेस कनेक्ट होता है सर्वर पर, और यहाँ पर डेटाबेस होता है, डेटाबेस से निकालकर, फॉर एग्जांपल ये डेटा हमारा क्या है, डेटाबेस के अंदर स्टोर है। ओके, ये डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर है जेसन फॉर्मेट में, तो यहाँ पर ये डेटा हमको मिलता है। तो इसी तरह पर आपने देखा, और यहाँ पर हमारी बात आती है एपीआईज की। ओके, तो इसी को साथ में लेके चलते हैं, सारे के सारे पॉइंट हमारे कवर हो जाएंगे एपीआईज की। तो ये एपीआईज है क्या, एपीआईज कुछ नहीं है, एक कम्युनिकेशन मिडलवेयर है। मतलब क्या कि यहाँ पर ये क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब ये इसको रिक्वेस्ट मार रहा है, इसको नेटवर्किंग कॉल कहते हैं। मतलब क्या कि क्लाइंट चाहता है कि सर्वर मुझे कुछ डेटा दे, इसलिए वो क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट मारता है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा टीसीपी हैंडशेक, ठीक है, वो 3 वे हैंडशेक हम प्रोटोकॉल देखते हैं ना, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मोटा मोटा वे समझ लीजिए कि ये एपीआई को यूज करता है। फॉर एग्जांपल आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता हूँ, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, उसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा काम कैसे चलता है। फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट है और ये आपके रेस्टोरेंट का डेटाबेस है। ओके, और यहाँ पर ये डेटाबेस मतलब जो खाना हम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक होटल है। ओके, होटल ही कहते हैं हम, रेस्टोरेंट तो बड़े लोग कहते हैं, हमारे वहाँ तो ढाबा होता है। यहाँ पर ये होटल है और मतलब जहाँ पर हम चेयर्स डालते हैं, जहाँ पर लोग बैठते हैं, वो होटल है। और ये हमारी रसोई है, रसोई। ओके, और ये हमारा स्टोर है जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा को क्या करते हैं, हमारा डेटा मतलब जो हम खाने का सामान रखते हैं वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं। और एक बंदा आता है जिसको हम वेटर कहते हैं। वेटर मतलब जो खाना सर्व करता है, उसी वेटर को हम एपीआई कहते हैं। इसी, भैया तू क्या है, तो यहाँ पर आ जा, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम वेटर कहते हैं, मतलब एपीआई कहते हैं। ओ क्या कह रहा हूं मैं, ओके, तो इसको लेते हैं, सेलेक्ट हो जा पूरा का पूरा। ओके, सो ये जो एपीआई है वो जाता है मेरा, मतलब होटल की, आप जब बैठे होते हैं यहाँ पर, जब आप बैठे होते हैं तब ये जो मेरा एपीआई क्या करता है, यहाँ पर जाता है, ये वेटर है ऐसा समझ सकते हो। और यहाँ पर आपको पूछता है कि आपको क्या चाहिए,
ठीक है, रसोई मतलब आपका बैकएंड समझ सकते हो और स्टोर मतलब आपका डेटाबेस समझ सकते हो, ऐसे समझ लीजिए। ओके, तो एपीआई क्या कहता है, आपको कहता है कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, तो एपीआई क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट रसोई में जाकर है, तो रसोई में जाकर रसोई मतलब वहां पर कोई सेट हो गए, मतलब जो खाना बनाते हैं वो होते हैं। ओके, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि इनको ये चाहिए, फिर से जाता है, फिर से कोई बंदा आया, मतलब कोई ऐसा मतलब कोई बंदा आया जिसको मतलब कोई खाना चाहिए, तो वहां से फिर से खाना सर्व करने के लिए, जैसे ही खाना रेडी होता है तब आप क्या करते हो, वो उस खाने को सर्व करते हो। तो ऐसे हमारा एपीआई काम करता है, मतलब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए आपका एपीआई रहता है। एपीआई कुछ नहीं है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करके देता है कम्युनिकेशन का, मतलब आपको सर्वर से बैकएंड से कम्युनिकेट, सॉरी सर्वर से बैकएंड से नहीं, फ्रंट एंड से बैकएंड से कम्युनिकेट जब आपको करना है, तब वो आपको क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करके देता है। आपको जब कुछ चाहिए तो एपीआई को बोलिए, एपीआई आपको वो सारा डेटा लाके देगा। एपीआई सिर्फ मतलब एक वेटर है, वेटर की तरह काम करता है, मतलब जो आपको काम करके देता है। तो यहाँ पर ये फेच ऑपरेशन क्या है, फेच ऑपरेशन वही है, फेच ऑपरेशन वही है जो आपका एपीआई के लिए यूज होता है। ठीक है, अलग अलग जब आप किसी भी फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे, मतलब आपने स्प्रिंग बूट देखा होगा, ठीक है, उसके बाद आपने जांगो देखा होगा, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो वहां पर तरीके मतलब डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस फॉलो होते हैं, वही फंक्शंस हमें एपीआई की कॉल लगाकर देते हैं। ठीक है, आई होप कि ये एपीआई सर्वर बैकएंड, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो ही होंगे। अब देखते हैं टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन इसको देखते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर हम नीचे लेके आते हैं। ओके, अब देखो, अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि वर्क कैसे करता है टीसीपी आईपी कनेक्शन। तो पहले आपको बता दूं कि ये टीसीपी का फुल फॉर्म होता है और आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा कि ये एक सिस्टम है, सिस्टम 1 इसको बोलते हैं हम, ओ क्या होगा, सिस्टम 1। ओके, और ये हमारी दूसरी सिस्टम है, ये हमारी दूसरी सिस्टम है, और ये सिस्टम में मुझे इस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट कैसा होता है, डायरेक्टली थोड़ी ना कम्युनिकेट होगा, डायरेक्टली थोड़ी ना इसके साथ कम्युनिकेट होगा। तो कम्युनिकेट करने के लिए मुझे एक कनेक्शन को क्रिएट करना पड़ता है, तो इसी को हम टीसीपी आईपी कनेक्शन बोलते हैं। तो ये टीसीपी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करता है हमारे 3-वे हैंडशेक, जहां पर सिंक्रोनस एक्नॉलेजमेंट का यूज होता है। अब वो काम कैसे चलता है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इस सिस्टम को मुझे इस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पर मैं यूज करता, यहाँ पर टीसीपी आईपी कनेक्शन मुझे बनाना पड़ता है कि यहाँ पर इस सिस्टम को ये सिस्टम से बताना पड़ता है कि क्या तुम रेडी हो मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे मुझसे बात करने के लिए। तो ये सारे जो कनेक्शन है वो यहाँ पर टीसीपी कनेक्शन उनको बोलते हैं। अगर यहाँ पर इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जहां पर कुछ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ऐसा कुछ आईपी एड्रेस होगा, इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आईपी एड्रेस पर ही चलता है ना। कम्युनिकेशन जो फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस है हमारा ये, तो इसका आईपी एड्रेस अलग है, इसका आईपी एड्रेस अलग है, हर सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग होता है, हर सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो पहले टीसीपी आईपी कनेक्शन को बनाना पड़ेगा। मतलब आपको किसी से अगर बात करनी है तो उसको पूछना पड़ेगा कि वो मुझसे किस प्रोटोकॉल में बात करेगा, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, ये सारे यहाँ पर होता है टीसीपी कनेक्शन में। अब ये 3-वे हैंडशेक मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम है और ये दूसरी सिस्टम है, ये दूसरी सिस्टम है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी हेडिंग भी डाल देता हूँ। ओके, 3-वे हैंडशेक कैसे चलता है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट डालेगा और इसको कहेगा, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, पहली जो प्रोसेस चलती है हमारी वो चलती है हमारी SYN, दूसरी प्रोसेस चलती है हमारी वो चलती है हमारी SYN प्लस ACK। ओके, और तीसरी जो हमारी चलती है वो चलती है हमारी ACK। ओके, फिर ये 3 स्टेप फॉलो होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, 3-वे हैंडशेक। ठीक है, 3-वे हैंडशेक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3-वे हैंडशेक प्रोसेस काम कैसे करते हैं, तो इसको ये SYN रिक्वेस्ट भेजता है। SYN रिक्वेस्ट मतलब क्या, ये कुछ नहीं है, ये क्या करता है, ये भेजता है कि मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ।
ओके, ये क्या कहता है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, मैं इंटरनल में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा सिर्फ आप समझ लीजिए SYN कैसे काम करता है, मतलब 3 वे हैंडशेक कैसे काम करता है। तो ये जो सिस्टम 1 है, फॉर एग्जांपल ये हमारा होस्ट 1 है, होस्ट 1, और ये हमारा होस्ट नंबर 2 है जो कम्युनिकेट करना चाहता है। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये जो कम्युनिकेशन होता है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब क्या, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ओके, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब दोनों एक साथ ही डेटा भेज सकते हैं, एक साथ ही डेटा रिसीव कर सकते हैं, मतलब दोनों एक ही टाइम पर बात कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नेटवर्क में ये आपने पढ़ा होगा काम कैसे चलता है। ये बैकएंड के लिए यूज होता है, मतलब बैकएंड के कंसेप्ट को समझने के लिए ये आपको पता होना ही चाहिए। तो ये जो 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल है, इसको SYN रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब क्या कि ये जो होस्ट नंबर 1 है ये कम्युनिकेट करना चाहता है मेरे होस्ट नंबर 2 से, तो इसको ये रिक्वेस्ट भेजेगा और ये फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा, ये फिर से इसको फिर से एक रिक्वेस्ट भेजेगा SYN प्लस ACK। ओके, मतलब क्या कि ये बोलेगा कि मैं भी तैयार हूं, मतलब अगर ये होस्ट नंबर 2 अगर रेडी है इसको कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ पर ये क्या भेजेगा, SYN प्लस, इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, इसका मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब आपके रियल लाइफ में ये होता है कि आप यहाँ पर पड़तालनी कर रहे हो। पड़तालनी मतलब क्या, वेरिफिकेशन कर रहे हो कि अच्छा ये मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ पर फिर से ये क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट मारेगा कि लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन, तो इसको भी हम बोलते हैं ACK, मतलब फाइनल जो हमारी वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर होगी। तो ये बात ऐसी चलती है हमारी 3 वे हैंडशेक में। होस्ट नंबर 1 पहले SYN रिक्वेस्ट भेजता है, फिर SYN प्लस ACK, फिर ACK। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सिस्टम से इस सिस्टम पर कम्युनिकेट होता है। जब हम किसी भी सिस्टम पर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जब हम कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है हमारी और एक सिस्टम है, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी बात आती है जब हम, ये सिस्टम नंबर 1 है, ऐसे समझ सकते हो, सिस्टम 1 है, और ये जो हमारी है सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 2 यहाँ पर ये हमारी है, यहाँ पर है हमारी सिस्टम नंबर 2। अब देखो इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये जो अब इसके साथ रिक्वेस्ट मारेगा तो यहाँ पर एक मैसेज होगा जहां पर मेरा पोर्ट नंबर क्या है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। पोर्ट नंबर होगा, उसके बाद जो हमारा मैसेज होगा, ठीक है। आपने हेडर फॉर्मेट देखा होगा, हेडर फॉर्मेट कुछ नहीं है, हेडर फॉर्मेट मतलब डेटा, अब आप कुछ चीजें भेजना चाहते हो, आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस प्लस इसका जो आईपी है, ठीक है, वो सारा इंक्लूड होता है इसके पास। तो वो चेक करता है कि वो, ठीक है, सिस्टम 2 क्या करता है, चेक करता है इस हेडर फॉर्मेट को। इसको हम बेसिकली बोलते हैं हेडर फॉर्मेट। क्या बोलते हैं हम इसको, हेडर फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेडर फॉर्मेट। ये क्या करेगा, इसको सेंड करेगा और ये देखेगा इसका पोर्ट नंबर, मतलब क्या, पोर्ट नंबर क्या होता है पहले तो वो देखते हैं, ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। इसको हम हेडर फॉर्मेट बोलते हैं, पैकेट फॉर्मेट भी बोलते हैं। पैकेट फॉर्मेट मतलब जहां पर पोर्ट नंबर भी होता है, मैसेज भी होता है और आईपी एड्रेस किस सिस्टम को मुझे भेजना है। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है, क्या लिख दिया मैंने, ओके, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, ओके, कि इसका आईपी एड्रेस है ये, और ये इसका आईपी एड्रेस यहां पर डालेगा और इसको भेजेगा। बिफोर कनेक्शन बनने के बाद टीसीपी आईपी, ठीक है, ये जो 3 वे हैंडशेक प्रोसेस, आपने 3 वे हैंडशेक प्रोसेस देखी ना, ये होने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है कि किस पोर्ट में जाना चाहिए, मैसेज क्या है, उसके बाद ये आईपी एड्रेस कौन सा है, मतलब किस सिस्टम को जाना चाहिए, क्योंकि आईपी एड्रेस अगर आप नहीं दोगे तो इसको पता कैसे चलेगा कि किस सिस्टम को मुझे ये डेटा भेजना है। ये जो मैंने पैकेट फॉर्मेट बनाया है, पैकेट फॉर्मेट को ही हेडर फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट फॉर्मेट को ही हम क्या करते हैं, हेडर फॉर्मेट। जब भी हम किसी भी सिस्टम से डेटा भेजते हैं तो यहाँ पर ये सारा का सारा अटैच होके आता है यहाँ पर, और ये सिस्टम सु पढ़ेगा कि ये क्या है पोर्ट नंबर। अब ये पोर्ट नंबर क्या है, आपके सिस्टम में क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही है, ये यूट्यूब भी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्यूब भी चल रहा है, आपका व्हाट्सएप भी चल रहा है, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम भी चल रहा है,
फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपका व्हाट्सएप भी चल रहा है, उसके बाद आपका टेलीग्राम भी चल रहा है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए, आपका जो यूट्यूब है वो भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप है वो भी चल रहा है, उसका जो आपका इंस्टाग्राम है वो भी चल रहा है, और आपका जो टेलीग्राम है वो भी चल रहा है। लेकिन ये मैसेज, अब इसका आईपी एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल इसका जो आईपी है, इसका आईपी है सपोज ये, ओके इसका आईपी क्या है, सपोज ये है, ओके सपोज मान लीजिए, क्या हो रहा है इसके साथ, एक बड़ी दिक्कत है साली, ओके सो इसका आईपी एड्रेस क्या है ये, तो ये इसके पास आएगा, ओके ये किसके पास आएगा, हमारा इसके पास आएगा कि भाई ये आईपी एड्रेस उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर डाला है, ओके ये आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल ये, ओके तो यहाँ पर ये आएगा, ओके तो ये देखेगा कि यहाँ पर तो यूट्यूब भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, टेलीग्राम भी चल रहा है, तो भाई इस मैसेज को मुझे भेजना किसको है, इस यूट्यूब को भेजना है। यूट्यूब तो कोई ऐसे मैसेजिंग का ऐप नहीं है, मतलब यूट्यूब से तो कम्युनिकेशन नहीं करते, मतलब डेटा को सेंड नहीं करते मतलब मैसेज फॉरवर्ड नहीं करते, जैसे आप व्हाट्सएप में किसको बोलते हो ना चैटिंग पर, वो हम यूट्यूब पर नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पर तो कर सकते, इंस्टाग्राम पर तो कर सकते, टेलीग्राम पर तो कर सकते, लेकिन ये मैसेज टेलीग्राम को भेजना है, व्हाट्सएप को भेजना है कि इंस्टाग्राम को भेजना है, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है हमारा पोर्ट नंबर का। पोर्ट नंबर क्या, यूट्यूब का अलग पोर्ट नंबर होगा, व्हाट्सएप का अलग पोर्ट नंबर होगा, इंस्टाग्राम का अलग पोर्ट नंबर होगा, टेलीग्राम का अलग पोर्ट नंबर होगा। तो पोर्ट नंबर ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है, पोर्ट नंबर यहाँ पर मल्टीपल सर्वर चल रहे एक साथ, तो किस सर्वर को मुझे भेजना है ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर तो एम्बिगुअस कंडीशन आ जाएगी। तब वहां पर यहाँ पर पोर्ट नंबर, मैसेज और ये जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर पोर्ट नंबर अगर हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे ये जो पोर्ट नंबर है वहां पर ये चल रहा है, और यहाँ पर आप इंस्टाग्राम का मतलब आप ये मैसेज इंस्टाग्राम के लिए, और इंस्टाग्राम के भी पोर्ट नंबर 8083 है, ओके ये है, तो यहाँ पर ये मैसेज इसको जाएगा और यहाँ पर रिलायबली काम चलेगा, ओके सो जो हमारा यूडीपी होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो भी हम मतलब ये सीखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज में ये आप कवर कर ही लोगे। तो जो बेसिक चीजों है हम देखते हैं कि हम सबने मतलब सब पॉइंट कवर कर लिए क्या, ओके सो हमारा रह गया कि डीएनएस और ये, तो इसको देखते हैं और हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए यहाँ पर। अब हमने देखा था, मतलब हमने अब देखा कि ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल और ये मैसेज को कैसे भेजता है, हेडर फॉर्मेट वगैरह ये हमने देखा। अब यहाँ पर ये है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन नेम सिस्टम क्या है, अब जब ये अपना वेब ब्राउजर है, ओके ये अपना वेब ब्राउजर है, ओके वेब ब्राउजर पर आप कोई भी चीज टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल आप टाइप करोगे msbt.in फॉर एग्जांपल .in ही है .com है मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सर्च बॉक्स पर सिंपल सा यहाँ पर एक सर्च बॉक्स डालोगे और यहाँ पर msbt.in पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपकी एक फाइल ओपन हो जाएगी, एक index.html नाम की फाइल जो कि msbt msbt वेबसाइट को ओपन करती है, ओके सो ये जो आप भेजोगे तो ये क्या है, ये अपना डोमेन नेम है, ये क्या है अपना डोमेन नेम, ओके ये अपना है डोमेन नेम, ओके ये क्या है अपना डोमेन नेम है। तो यहाँ पर ये हमारा वेब सर्वर, क्योंकि सब HTML की फाइल तो हमारे लोकल सिस्टम में तो नहीं होगी, ये तो हमारी वेब सर्वर पर ही होगी, तो इसको हम बोलते हैं वेब सर्वर, जो कि कलेक्शन होता है मल्टीपल, यहाँ पर क्या होती है स्टोर ऑफ इमेजेस वीडियोस, उसके बाद जो हमारी HTML फाइल, ओके HTML फाइल, उसके बाद जो हमारा JSON डेटा होता है, सबका कलेक्शन क्या होता है वेब सर्वर पर स्टोर होता है। जब भी हम किसी रिक्वेस्ट को डालते तब वेब सर्वर में सब डेटा यहाँ पर किसके हिसाब से स्टोर होता है, हमारा आईपी एड्रेस से स्टोर होता है। तब ये तो ये समझ नहीं पाता, तब वहां पर बात आती है हमारी डोमेन नेम सिस्टम की,
डोमेन नेम सिस्टम। ओके, तो यहां पर हमारी बात क्या आती है, डोमेन नेम सिस्टम। अरे भाई बड़ा हो जा। ओके, सो ये डोमेन नेम सिस्टम वर्क कैसे करता है, चलो देखते हैं। डोमेन नेम सिस्टम कुछ नहीं करता, आपकी जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके देता है, क्योंकि वेब सर्वर में तो डोमेन नेम जैसा कोई मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है। मतलब डोमेन नेम जब आप ये जो है ना, ये डोमेन नेम ही है, तो अगर आप इसको इसको भेजोगे तो ये समझ नहीं पाएगा कि ये है क्या भाई, ये तो डोमेन नेम है, मैं तो आईपी एड्रेस को समझता हूं। तो यहाँ पर इस डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है आपका, इस msbt.in ये जो हमने URL लिखा है, मतलब ये जो हमने लिखा है, इसको कन्वर्ट करके देता है आईपी एड्रेस में। फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है हमारा ये, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो। तो इसका आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस ये समझ सकता है, ये आईपी एड्रेस। तो इसका प्रोसेस क्या है वो भी हम देखते हैं। पहले आपको ये बात समझ में आए कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होती है। ओके, तो ये आईपी एड्रेस ये वेब सर्वर समझ सकता है। तो ये वेब सर्वर क्या करता है, हमारे index.html नाम की फाइल को यहाँ पर प्रोवाइड, मतलब msbt.html फाइल को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर इस वेब पेज में नए तरीके से शो करेगा। तो इस तरह से वर्क चलता है। अब देखते हैं हमारी डीएनएस वर्किंग कैसे करती है। अब जब आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो, किसी भी वेबसाइट पर सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आपने amazon.in को सर्च किया, तो वो क्या करेगा, डीएनएस की वर्किंग हम देख रहे, डीएनएस वर्किंग। ओके, डीएनएस वर्किंग कैसे करती है चलिए समझते हैं। डीएनएस वर्किंग, तो amazon.com हमने वेब सर्वर पर क्या किया, स्टोर किया। तो ब्राउजर के पास एक कैचे होता है, क्या होता है हमारा, ब्राउजर के पास एक बफर कैचे। कैचे मतलब क्या कि ऐसा एक टेम्पररी स्टोरेज जो कि एक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। जब आपने amazon.in सर्च किया होगा तब वो कैचे में चेक करेगा क्या इस कैचे में इसका आईपी एड्रेस प्रेजेंट है, नहीं। अगर आपने पहले सर्च किया होगा तो इसका जो एड्रेस है ना, मतलब आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस इस कैचे में स्टोर हुआ होगा। तो ये कैचे यहाँ पर स्टोर हुआ होगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, ये हमारा कैचे, तो अंदर जा भाई। ओके, सो हमारा कैचे वो देखेगा फिर, ठीक है। ये हमारा है वेब सर्वर, ओ सॉरी वेब ब्राउजर। ओके, वेब ब्राउजर। ओके, ये हमारा वेब ब्राउजर है और ये हमको ये इसी में ही प्रेजेंट होता है। ओके, कैचे इसी में प्रेजेंट होता है। वो चेक करेगा कि कैचे में क्या amazon.in का आईपी एड्रेस प्रेजेंट है, नहीं, तो वो रिक्वेस्ट मारेगा हमारे रूट लेवल सर्वर को। कहां पर, रूट लेवल सर्वर, इसको हम बोलते हैं रूट लेवल सर्वर। रूट लेवल सर्वर, रूट लेवल डीएनएस सर्वर भी आप बोल सकते हो इसको। ये क्या करता है, ये हमारे जो डोमेन्स होते हैं उसको हैंडल करता है और वो रिटर्न करके देता है एड्रेस। क्या करता है, ये रिटर्न करता है हमको, रिटर्न करता है आईपी ऑफ जो हमारा टॉप लेवल डोमेन सर्वर की। ओके, ये हमको क्या रिटर्न करके देता है, हमारे जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर का आईपी एड्रेस रिटर्न करके देता है। अब ये इसके पास जाता है और यहाँ पर यह होता है हमारा टॉप लेवल डोमेन सर्वर। हमारे जो डोमेन है वो मल्टीपल टाइप के होते हैं, जेनेरिक डोमेन होते हैं, कंट्री लेवल डोमेन होते हैं। कंट्री लेवल डोमेन मतलब क्या कि जब आप .in करते हो, .in .uk ये सब डोमेन कौन हैंडल करता है, यहाँ पर हमारा जो टॉप लेवल डोमेन हैंडल करता है। तो यहाँ पर हमारा टॉप लेवल डोमेन आया। ओके, तो ये सब कौन हैंडल करता है, हमारा ये हैंडल करता है और ये भी रिटर्न कर देता है हमारा रिटर्न आईपी ऑफ अथॉरिटेटिव सर्वर।
ठीक है, इसका आईपी एड्रेस हमें रिटर्न करके देता है। और फाइनली हम जाते हैं यहाँ पर हमारे अथॉरिटेटिव सर्वर पर। ओके, इस सर्वर पर हम जाते हैं, फाइनली हम इस सर्वर पर जाते हैं। इसको ही कॉपी कर देते हैं। अथॉरिटेटिव सर्वर, ये फाइनली हमें आईपी एड्रेस रिटर्न कर देता है। ये क्या कर देता है, ये हमारा रिटर्न द आईपी ऑफ, क्या ओपन हो गया, ओके। सो ये क्या रिटर्न करके देता है हमें, अथॉरिटेटिव सर्वर आईपी ऑफ एक्चुअल डोमेन नेम। तो यहाँ पर बात ऐसी चलती है। ओके, अब यहाँ पर अमेजॉन, अब फिर से समझते हैं थोड़ा सा। ओके, amazon.com आपने यहाँ पर सर्च किया, वो सर्च करेगा कैचे में, क्या कैचे में इसका आईपी एड्रेस प्रेजेंट है नहीं, तो वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट सर्व करेगा रूट लेवल सर्वर को। रूट लेवल सर्वर क्या है, ये काम क्या करता है, ये काम डोमेन को हैंडल करने का करता है। यहाँ पर ये आईपी एड्रेस रिटर्न करके दे दो आपको टॉप लेवल डोमेन सर्वर का, क्योंकि ये डोमेन तो अलग अलग सर्वर पर होस्ट है, ये अलग सर्वर पर होस्ट होगा, ये अलग सर्वर पर होस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा amazon.in है, इसका आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए हम जाते हैं पहले रूट लेवल सर्वर के पास। रूट लेवल सर्वर मतलब क्या, कि जहां से हमारा डोमेन शुरू होता है, तो वो डोमेन के देखता है, डोमेन के टाइप को देखता है, वो टाइप को देखने के बाद क्या करता है, आईपी एड्रेस रिटर्न करके देता है हमें टॉप लेवल डोमेन सर्वर पर, जो कि हमारा जो जेनेरिक आईडी होती है और जो हमारा कंट्री लेवल डोमेन रहता है उसको हैंडल करता है। कंट्री लेवल डोमेन मतलब .in .uk, इसको हैंडल करता है। और यहाँ पर इसको आईपी एड्रेस रिटर्न करके देता है अथॉरिटेटिव। ये फाइनल अथॉरिटेटिव सर्वर होता है, जो कि हमें एक्चुअल आईपी एड्रेस फाइंड करके देता है, जो हमारे वेब ब्राउजर समझता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें ये रिटर्न करके देगा और ये रिटर्न करके देगा, और ये फाइनली वेब ब्राउजर के पास जाएगा। और फाइनली वेब ब्राउजर के पास हम क्या करते हैं, फाइनली वेब सर्वर के पास जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, वेब सर्वर के पास। और यहाँ पर जो index.html नाम की जो फाइल होगी, index.html नाम की जो फाइल होगी, वो यहाँ से रिटर्न होकर इस वेब ब्राउजर में जाएगी और आपको एक इंटरफेस दिखाया जाएगा जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और यहाँ पर खत्म होती है हमारी डीएनएस वर्किंग। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, मोटा मोटा आइडिया आया होगा कि यहाँ पर मतलब वर्क कैसे करता है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर कुछ नहीं है, जो हमारे डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके देता है, क्योंकि वेब सर्वर किसको समझता है, आईपी एड्रेस को समझता है, ना कि डोमेन नेम को समझता है। ओके, तो आपको ये पता चला होगा कि यहाँ पर हमने नंबर, डीएनएस, ये सारे कंसेप्ट को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये बैकएंड डेवलपमेंट का बेसिक है। बेसिक मतलब क्या, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करें। तो बैकएंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक आइडिया होनी चाहिए बैकएंड की, मतलब वर्क कैसे चलता है, थोड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके बाद जो हमारा क्या है वो हमने देखा ना अभी, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वगैरह सबकी नॉलेज हमें होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, तभी हम बैकएंड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो से देखेंगे एक्चुअल नोड.js को स्टार्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सर्वर को क्रिएट कैसे करते हैं उसको, मतलब बाद में तो हम डिप्लॉयमेंट सीख जाएंगे, लेकिन सर्वर को क्रिएट कैसे करते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेडिस जैसे सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रख देते हैं, बाय बाय।